यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 33वें सत्र में बायोएथिक्स और मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा से अंश। अनुच्छेद 3 मानव की गरिमा और मानव अधिकार। 1. मानव की गरिमा, मानवाधिकार और मौलिक आजादी का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। 2. विज्ञान या समाज के एकमात्र हित पर व्यक्ति के हितों और कल्याण की प्राथमिकता होनी चाहिए। अनुच्छेद 5 स्वायत्तता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। उस स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए जहां व्यक्ति खुद से फैसले ले सकता है, उन फैसलों की जिम्मेदारी लेता है और दूसरों की स्वायत्तता का सम्मान करता है। ऐसे व्यक्ति जो स्वायत्तता का अभ्यास करने में सक्षम नहीं हैं, उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 6 सहमति। 1. किसी भी निवारक, नैदानिक और चिकित्सीय हस्तक्षेप को केवल पर्याप्त जानकारी के आधार पर संबंधित व्यक्ति की पूर्व, स्वतंत्र और सूचित सहमति के साथ किया जाना है। सहमति, जहां उपयुक्त हो, व्यक्त हो और किसी भी समय और किसी भी कारण से बिना किसी नुकसान या पूर्वाग्रह के संबंधित व्यक्ति द्वारा वापस लिया जा सकता है। 2. वैज्ञानिक अनुसंधान केवल संबंधित व्यक्ति की पूर्व, निःशुल्क, व्यक्त और सूचित सहमति से किया जाना चाहिए। जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए, एक संक्षिप्त रूप में प्रदान की जानी चाहिए और सहमति को वापस लेने के लिए और तरीकों को शामिल करना चाहिए। सहमति किसी भी समय और किसी भी कारण से किसी भी नुकसान या पूर्वाग्रह के बिना संबंधित व्यक्ति द्वारा वापस ली जा सकती है। इस सिद्धांत के अपवाद केवल राज्यों द्वारा अपनाए गए नैतिक और कानूनी मानकों के अनुसार बनाए जाने चाहिए, जो इस घोषणा में निर्धारित सिद्धांतों और प्रावधानों के अनुरूप है, विशेष रूप से अनुच्छेद 27 और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में दिए गए हैं। 3. व्यक्तियों या समुदाय के समूह पर किए गए अनुसंधान के उपयुक्त मामलों में संबंधित समूह या समुदाय के कानूनी प्रतिनिधियों के अतिरिक्त समझौते की मांग की जा सकती है। किसी भी मामले में एक सामूहिक सामुदायिक समझौते या किसी समुदाय के नेता या किसी व्यक्ति की सूचित सहमति के लिए अन्य प्राधिकरण के विकल्प की सहमति नहीं होनी चाहिए। 19 अक्टूबर 2005 पेरिस में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए।
हमारे पूरे इतिहास में मनुष्य स्वयं हमसे असंख्य प्रश्न पूछे हैं जिनका उत्तर केवल आकाश को देखकर और आसमान का अध्ययन करके ही दिया जा सकता है। यह ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर कई लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि हम कहां से आते हैं और हम कहां जा रहे हैं, और ताकि अपने जीवन के अर्थ को समझ सकें। हमें पता है कि हमारे मूल स्थल ये नहीं है जैसा कि बहुसंख्य लोग मानते हैं, बल्कि हम ऐसे प्राणी हैं जो प्राचीन काल में तारों से आए थे, जिसके लिए सभी चीजों के निर्माता की इच्छा और बुद्धिमत्ता को धन्यवाद देना होगा। फिर भी सदियों के बीतने के साथ, जैसा कि सुमेरियन और असीरियन बेबीलोन ग्रंथों में चर्चा की गई है, ग्रह निबेरु या प्लैनेट एक्स से अनुनाकी निबेरु अंश पृथ्वी पर आए और अपनी प्रयोगशालाओं में कई प्रयोग किए। उन्होंने हमारे मानव जीनोम को संशोधित करने के उद्देश्य से अपने निवासियों को दबाव और गुलामी कराते हुए पृथ्वी पर नियंत्रण कर लिया। दरअसल आनुवंशिकी, जीव विज्ञान, जैव रसायन और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में की गई खोजें यह सबूत देती है कि दूसरे ग्रहों के बुद्धिजीवियों ने हमारे 12 स्ट्रैंड के डीएनए का नुकसान किया और काट दिया, जिसकी वजह से आज हमारे पास केवल 2 तंतु बच्चे हैं जिसके साथ हम जी रहे हैं। इस तरह इन एलियन संस्थाओं और अंधेरे के जेनेटिसिस्ट्स ने गुलामी के मजदूरों को बनाया और मानव कोशिकाओं के अंदर से डीएनए की 12 किस्में में से 10 को काट दिया। आनुवंशिकी के क्षेत्र में यह प्रचलित है कि हमारी कोशिकाएं लाइट इनकोडेड फिलामेंट्स को होस्ट करते हैं। हम ऊर्जा के बारीक मुक्त तैरते स्ट्रैंड्स का उल्लेख कर रहे हैं जो हमें जानकारी, बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे पास जितनी अधिक जानकारी है, हमारे पास उतना ही अधिक ज्ञान होगा, और इससे हमारे प्रकाश, सशक्तिकरण, सचेत जागरूकता और प्रभेद का स्पष्ट रूप से विकास होगा। यही कारण है कि दुष्प्रचार अज्ञान होता है, और जब अज्ञान की अक्षमता बढ़ती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति पूरी तरह अंधेरे में, अनुभवहीनता से उभरता और संस्कृति की कमी के साथ रह रहा है। मानव जीनोम परियोजना से प्रोफेसर ब्रूस लिप्टन और प्रोफेसर सैम चांग जैसे वैज्ञानिकों और आणविक जीवविज्ञानी इस बात की पुष्टि करते हैं कि डीएनए की संरचना की खोज करने वाले वैज्ञानिकों फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन, दोनों चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार विजेता, अपने दावे में गलत थे कि मानव डीएनए के 80% हिस्से का कोई विशिष्ट कार्य नहीं है, क्योंकि यह गैर कोडिंग डीएनए है। बेशक जेनेटिसिस्ट्स डेविड कॉमिंग्स और सुसुम ओनो यहाँ तक चले गए कि उन्होंने इसे जंक डीएनए के रूप में लेबल कर दिया था। हालांकि हम जानते हैं कि यूएफओ के शोधकर्ता साइमन पार्क्स, लेखक पेट्रिसिया गोरी, फ्रांसिस कॉलिंस और डॉक्टर बेरेंडा फॉक्स, इन सभी ने समझाया है कि मुख्य धारा विज्ञान ने जिसे कथित रूप से बेकार डीएनए कहा है, उसका दरअसल एक ऑफ वर्ल्ड ओरिजिन है। वास्तव में वे दावा करते हैं कि यह किसी प्रकार के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोग्रामर द्वारा बनाया गया था। दरअसल 2 प्रख्यात वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस गलत नाम के जंक डीएनए में जीवन की एन्कोडेड या एन्क्रिप्टेड किताब है, जिसे जीवन के दागे के रूप में भी जाना जाता है, जो एक विश्वकोश की तरह है। यह अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि हमारे जीनोम के अंदर से कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। इससे भी हैरत भरी खोज यह है कि इस डीएनए की, जिसे जंक कहा जाता है, उसके पास अपनी नसें, धमनियां और प्रतिरक्षा प्रणाली हैं, और यह सभी कैंसर रोधी दवाओं का सख्ती से विरोध करता है। फिर भी इन विसंगतियों का दावा जो कहता है कि हमारा डीएनए कथित रूप से जंक है, एक सवाल खड़ा करता है, क्या वास्तव में सुप्रीम क्रिएटर ने हमारे जटिल आनुवंशिक बनावट और न्यूरोनल नेटवर्क का निर्माण हमारे डीएनए में जंक भर के किया है? छोड़ दिया हुआ खराब डीएनए मौजूद नहीं होता है, और इस तथ्य को प्रदर्शित किया गया है। प्रशंसित रसायनज्ञ लेस्ली और गेल ने इकारस पत्रिका में एक लेख प्रकाशित करते हुए एक सिद्धांत का बचाव किया जिसे पहले कई वैज्ञानिक सहयोगियों द्वारा प्रमाणित किया गया है, जो दावा करते हैं कि हमारे ग्रह पर जीवन को एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता द्वारा जानबूझकर की गई गतिविधियों के माध्यम से प्रचारित किया गया था। निश्चित तौर से ईश्वरीय रचना के एक उत्पाद के रूप में हमारे भीतर कोई भी जंक या डार्क मैटर नहीं है, इसके बावजूद कि हमें हमेशा दुर्भावनापूर्ण रूप से इस पर विश्वास करने के लिए कहा गया है। दरअसल उच्च वर्गों और उनके बिके हुए वैज्ञानिकों का एकमात्र उद्देश्य हमें हीन महसूस कराना था, विशेष रूप से अब इस कथित वायरस के युग में, ताकि हम अपने आनुवंशिकी के बारे में सच्चाई से अनभिज्ञ रहें।
फिर भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट विलियम ब्राउन इसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिवर्तनों से जोड़ते हैं जो हमें मॉर्फिक फील्ड के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र को एक्सेस देता है, ताकि हम विभिन्न सूचना कार्यक्रमों के साथ प्रतिध्वनित कर सकें, जैसे एक भग्न एंटीना जो ईथर वैक्यूम के साथ बातचीत करता है। जाने माने वैज्ञानिक और जीव विज्ञानी रूपर्ट शेल्डर के मॉर्फिक फील्ड और इसके आकर्षण पर चर्चा करते हैं और हमारे डीएनए के साथ इसकी बातचीत पर जोर देते हैं। यह सहसंबंध हमारे डीएनए के अंदर मॉर्फिक फील्ड का निर्माण करता है जो हमारे प्रत्येक जीवन काल में पूर्णतः लिखी गई जीवन का पुस्तक है। हम प्रकृति की स्मृति का उल्लेख कर रहे हैं जो उपमाओं पर आधारित है, जिसके द्वारा हम जो कुछ सोचते हैं वह सब मॉर्फिक प्रतिध्वनि के कारण अन्य लोगों को प्रभावित करता है। यह दर्शाता है कि हमें अपने कार्यों, शब्दों और विचारों के लिए अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत है। बेशक हमें इस बारे में अधिक सावधान रहना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं यदि हम दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव की परवाह करते हैं, क्योंकि हम सभी ब्रह्मांड और भगवान की रचना का हिस्सा हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, लेखक पेट्रिसिया गोरी पुष्टि करती हैं कि वैज्ञानिकों के अनुमान से हमारे आणविक संरचना के अंदर हमारे मूल डीएनए का लगभग 92% निष्क्रिय है। वह इस बात पर भी जोर देती है कि वैज्ञानिक तार्किक जानकारी के इस धन का उल्लेख जंक डीएनए के तौर पर करते रहते हैं। हमारे भीतर कुछ भी जंक नहीं है, कोई दैवीय त्रुटि नहीं है, हर चीज का एक उद्देश्य है। हमारे अंदर की वास्तु संबंधी जानकारी के ये टुकड़े बिखरे और टूटे हुए हैं। यहाँ सब कुछ है, हालांकि वे एक पहेली के टुकड़ों की तरह पुनः स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमें हमारे तार्किक परिवार के साथ फिर से जोड़ देता है।
उसी तरह जाने माने अमेरिकी वैज्ञानिक और यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट के प्रोफेसर केनेथ रिंग ने पुष्टि की है कि जिन लोगों को एनडीई मृत्यु समान अनुभव हुआ है या जो लंबे समय तक ध्यान करते हैं, वे डीएनए के उन वर्गों को सक्रिय करते हैं जो पहले अव्यक्त या निष्क्रिय थे। ऐसा करने में वे आमतौर पर उच्च स्तर की सहज क्षमताओं को सक्रिय करते दिखाई देते हैं, न कि उन लोगों की तरह जिन्होंने अपनी कुंडलिनी को जागृत किया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था, वह 2003 में बंद हो गया और उस समय तक दुनिया भर में 400 से अधिक वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम कैसे काम करता है इसे समझने के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया था। इस ग्रुप के बायोमेडिकल शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया कि जिसे अभी तक एक जंक डीएनए के रूप में जाना जाता है, वह वास्तव में उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी है। यह वह जगह है जहां बहुआयामी जीवों ने हमारे मानव आनुवंशिकी के प्रकाश के जटिल कोड का निर्माण किया था। यह मानव जीन को काम करने के लिए आवश्यक होता है क्योंकि यह उनकी गतिविधि को नियंत्रित करता है। इस प्रकार शोधकर्ताओं ने अब निष्कर्ष निकाला है कि हमारे जीनोम का लगभग 80% हिस्सा सक्रिय रूप से काम कर रहा है। दूसरे शब्दों में, इसके घटक किसी प्रकार की जैव रासायनिक कार्य से जुड़े हुए हैं जिसमें कुल 120 विभिन्न कार्य शामिल हो सकते हैं। यह हमें समझाता है कि मानव जीन कम से कम 4 मिलियन जीन्स से भरा हुआ है जो डीएनए के टुकड़ों में रहते हैं और एक समय पर उन्हें जंक के रूप में खारिज कर दिया गया था। फिर भी ऐसा होता है कि यह तथाकथित जंक डीएनए मानव शरीर के अंदर कोशिकाओं, अंगों और अन्य ऊतकों के व्यवहार को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल हमारा जीनोम इतना मूल्यवान है कि हमारी कोशिकाएं हमारे डीएनए के साथ संवाद करती हैं, जो वास्तव में कोशिका के विकास को नियंत्रित करता है। हमारा डीएनए कोशिका की मरम्मत और कायाकल्प भी करता है। साथ ही साथ शरीर प्रत्येक कोशिका के एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस को ट्रिगर करता है, जो जीवन और मृत्यु दोनों के संबंध में इसके आंतरिक मूल्य का प्रमाण है। इसके अलावा इनटेक्सन, इंग्लैंड स्थित यूरोपीय बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और शोधकर्ता इवान बिर्नी ने डैश लंदन में साइंस म्यूजियम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की पुष्टि की कि जीन वास्तव में जंक डीएनए की मदद से काम करते हैं। दरअसल प्रोजेक्ट इनकोड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के काम को जारी रखने वाले शोधकर्ताओं के एक दल ने पता लगाया है कि इस जंक कहलाए जाने वाले डीएनए के बिना जीनोम काम नहीं करेगा, क्योंकि हम वास्तव में एक कंट्रोल पैनल के साथ काम कर रहे हैं जिस पर जीन्स की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले लाखों स्विच लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जीन गतिविधि को विनियमित करने वाले इन स्विचों के बिना हमारे जीन ठीक से काम नहीं करेंगे, जिससे डाउन सिंड्रोम, रंग अंधापन, स्पाइना बिफिडा, हीमोफीलिया, बौनापन, गिगायंटिज्म और जन्मदोष या जन्मजात विकृतियों की संख्या जैसी विभिन्न वंशानुगत और आनुवंशिक स्थितियों या ऑटोइम्यून रोगों को जन्म दिया जाएगा। साथ ही इन जन्मजात विकृतियों और हमारे पर्यावरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थितियों के कारण मानसिक बीमारियां हो रही है। सबूतों से पता चलता है कि अधिकांश मनोरोग संबंधी बीमारियां जैसे कि विघटनकारी विकार, जिसे पहले बहुव्यक्तित्व विकार के रूप में जाना जाता था, एक आनुवंशिक वंशानुगत घटक दिखाते हैं जो कई मामलों में चिंता और पैनिक डिसऑर्डर्स या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स या फोबिया जैसे विकारों से जुड़ी मानसिक बीमारी पैदा कर सकता है। हमारे परिवेश और पर्यावरण के संबंध में यह कुख्यात गैरघातक वायरस अभिजात वर्ग और उनकी कठपुतली सरकारों की एक तरह से विरासत बन गया है। शोध से पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नींद के पैटर्न बदलने से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सोने या ध्यान केंद्रित करने में गंभीर कठिनाइयां हो रही हैं। इस बीच डिप्रेशन, उदासी, निराशा, तर्कहीन भय और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बदतर होती जा रही हैं। आर्थिक और सामाजिक स्तर पर और हमारे खाने की खपत और स्वास्थ्य के संदर्भ में कोविड-19 ने हमें गहराई से प्रभावित किया है और आत्महत्याओं में बढ़ोतरी सिर्फ इसी का एक और प्रभाव है। दरअसल यह कथित महामारी एक विघटनकारी घटना है जिसने वैश्विक आबादी कैसे जीती है इस बात को बदल दिया है, और अगर हम जल्द ही हमारे सामान्य जीवन पर वापस न आए तो इसका बहुत भयावह प्रभाव हो सकता है।
यह विघटनकारी परिवर्तन तेजी से बढ़ गया है और इसके साथ सामाजिक अलगाव, अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, आर्थिक समस्याएं, संक्रमण का डर, बेरोजगारी और हमारे प्रियजनों का नुकसान भी शामिल है। आबादी का अधिकांश हिस्सा ठीक तरह से पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव का सामना नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अधिकांश लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि चिंता पहले से ही बढ़ रही है और पहले से मौजूद मानसिक विकारों वाले लोगों का स्वास्थ्य और खराब हो रहा है। कई हानिकारक मनोवैज्ञानिक समस्याएं उभर रही हैं जो आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और संबंधित आनुवंशिक विशेषताएं हैं, जैसे कि कंपल्सिव बिहेवियर के साथ तंत्रिका एनोरेक्सिया, स्टॉकहोम सिंड्रोम और टूरेट सिंड्रोम। साइकोटिक और मूड की स्थिति जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के विकार, ध्यान घाटे के विकार, खाने के विकार और मोटापे के विकार भी बढ़ रहे हैं। शोधकर्ताओं ने इस बात के प्रमाण पाए हैं कि ये वंशानुगत जीन्स मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान विकसित होते हैं। मानसिक विकार एक गंभीर मुद्दा है जो सामान्य रूप से आबादी को प्रभावित कर रहा है और आत्महत्या करने वालों की संख्या में, विशेष रूप से युवाओं में, पिछले कुछ महीनों में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि हम सभी सिर्फ आनुवंशिक परिवर्तन के साथ काम नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है कि यौन अभिविन्यास, ड्रग्स और शराब भी हमारी आनुवंशिकी को बदल देती है और आकर्षण और यौन कल्पनाओं के पीछे कार्यरत जीन को संशोधित करती है, जो लिंग पहचान से प्रभावित होते हैं। पहली बार इजराइल में टेक्नोनियन के यहूदी वैज्ञानिकों ने कार्बन नैनोट्यूब को डीएनए हेलिक्स में शामिल किया है, जिसमें एक जैविक अणु को कंडक्टर घटक में बदल दिया गया है।
हम एक जैविक ट्रांजिस्टर के साथ काम कर रहे हैं जो विद्युत प्रवाह लागू करने पर एक छोटे कंडक्टर की तरह काम करता है। यह बेहद जटिल इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल घटकों के सेमी ऑटोमेटिक निर्माण के द्वार को खोलता है जिन्हें मैन्युअली बनाया नहीं जा सकता है। उनके गुणों और छोटे आकार के कारण कार्बन नैनो ट्यूब को आने वाले लघु इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए आदर्श उपकरण माना जाता है। हालांकि वाशिंगटन में वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स द्वारा समन्वित एक वैश्विक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कुछ प्रकार के नैनो ट्यूब संभावित रूप से घातक प्लूरल और पेरिटोनियल ट्यूमर पैदा कर सकते हैं जो अब तक एस्बेस्टस फाइबर के साथ सांस लेने के साथ जुड़े हुए थे। कार्बन नैनो ट्यूब फाइब्रोसिस, पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन और ग्रेनुलोमा का कारण साबित होते हैं। सृष्टि का बुद्धिमान डिजाइन वैज्ञानिकों के लिए एक मजबूत तर्क बन गया है जो एक दिव्य शक्ति के अस्तित्व की वकालत करते हैं और वे जीवन की उत्पत्ति से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान पेश करके प्रयोग किए गए तथ्य के रूप में इस आधार की रक्षा करते हैं। समर्थकों में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और बायोकेमिस्ट जैसे माइकल बेहे, विलियम डेस्की और स्टीफन मेयर शामिल हैं, जो सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड और जीवित प्राणियों की कुछ विशेषताएं एक बुद्धिमान स्रोत से प्राप्त होते हैं, न कि प्राकृतिक चयन जैसी अंधी प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तावित किया था। इसी तरह जर्नल नेचर ने एनकोड को समर्पित एक पोर्टल विकसित किया है जो पूरे जीनोम को मैप करता है। इसे टीमिंग गतिविधि के जंगल के रूप में उजागर किया जाता है, जिसमें उन हिस्सों को शामिल किया जाता है जिन्हें बकवास या बेकार माना जाता है। एनकोड के विकास में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों ने अनगिनत इंटरव्यूज दिए हैं, जिसके दौरान एक वैज्ञानिक ने तर्क दिया कि हमारे पास वास्तव में बड़ी मात्रा में अनावश्यक या बचे हुए डीएनए नहीं है, इसलिए जंक डीएनए एक सही रूपक नहीं है। एक अन्य इंटरव्यू के दौरान वैज्ञानिक रोडेरिक गुइगो ने बताया कि जीनोम का एक हिस्सा जिसे हम एक बेकार जंक डीएनए मानते थे, वे दरअसल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दृश्यों के भीतर कुछ 4 मिलियन आनुवंशिक स्विच की पहचान की गई है। दूसरे शब्दों में वे नियामक क्षेत्र हैं। इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए कंपाउंड्स का अध्ययन एक बहस का विषय है जो बुद्धिमान डिजाइन के पक्ष में तर्क का समर्थन करता है। यह बताता है कि कैसे हर व्यक्ति की आनुवांशिक जानकारी नाइट्रोजनस आधारों का एक मूल मिश्रण है जो दुनिया के इतिहास के हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाती है। दरअसल हमारा डीएनए एक उच्च प्रदर्शन है और कहा जाता है कि इसे शरीर में ऑपरेटिव निर्देशों को प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह खुद को एक सचेत उच्च कंपन पथ पर ले जाने के लिए तैयार कर सकता है, जो पीनियल ग्रंथि के साथ जुड़ता है और पिट्यूटरी के साथ काम करता है, ताकि संयुक्त रूप से हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम और चक्रों को विनियमित कर सके, जैसा हम बाद में देखेंगे। यह हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि हमारे संपूर्ण एंडोक्राइन सिस्टम सहित शरीर में प्रत्येक कोशिका हमारे डीएनए के मानव मैट्रिक्स के माध्यम से खुद को कैसे प्रतिबिंबित करती है। यह प्रदर्शित करता है कि जब हमारा डीएनए सक्रिय हो जाता है, तब हम ज्ञान के नए स्तर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड में ही होती है। शायद यही कारण है कि प्रोफेसर पॉल डेविस कहते हैं कि प्रत्येक मानव कोशिका में एक कॉस्मिक कॉलिंग कार्ड होता है, जो एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होता है। ये वैज्ञानिक खोजें एक बुद्धिमान डिजाइन के निर्माण की पुष्टि करती हैं, जिसमें प्रक्रियाएं और संरचनाएं शामिल हैं जो लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए मौलिक हैं। वे एक बुद्धिमान डिजाइनर की भागीदारी का समर्थन करते हैं, सितारों के लिए हमारे भाग्य को बदलने और हम पर नास्तिक रोबोटीकरण लागू करने के लिए चल रहे भयावह प्रयासों के बावजूद, जैसा कि वर्तमान में कम्युनिस्ट चीन में चल रहा है, जिन्होंने मानव डीएनए को संशोधित करने के प्रयास किए हैं जो अनैतिक और गलत हैं। लाखों अविश्वासी धर्म विरोधी नागरिकों को बनाने के अलावा वे लोगों के आध्यात्मिक आह्वान और विश्वास से जुड़ी किसी भी चीज को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
यही कारण है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का तानाशाही शासन विशेष रूप से चीनी विचारधारा की स्थापना के लिए वकालत करता है, जो मुक्त दुनिया के नागरिकों को फंसाने के लिए अनूठा आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है और उन्हें अपने नैतिक, मौलिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को छोड़ने में लुभाता है, ताकि धर्म का सफाया किया जा सके, जिसे कार्ल मार्क्स ने लोगों की अफीम कहा था। फिर भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा बनाए गए जाल, जिसमें हमारी आत्मा को नष्ट करने और एक नास्तिक और धार्मिक विरोधी दुनिया बनाने के नीच दुर्भावनापूर्ण जाल से परे स्पष्ट सबूत उभर रहे हैं कि एक पूरी तरह से नई तरह की दवा निर्माण हो रही है, जिसमें हमारे डीएनए को शब्दों और तरंगों का उपयोग करके हमारे जीन को काटे या बदले बिना रिप्रोग्राम किया जा सकता है। हम रूसी अनुसंधान भाषाविदों द्वारा किए गए निष्कर्षों का उल्लेख कर रहे हैं, जैसे प्रख्यात आनुवंशिकीवादी और शोधकर्ता पचतर गरियाव और भौतिक वैज्ञानिक कोंस्टेंटिन कोरोटकोव, जिन्होंने इस तथ्य की खोज की है कि हमारा डीएनए न केवल हमारे शरीर के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह सेलुलर डेटा को भी संग्रहित और आदान प्रदान करता है। साथ ही कंपन, ऊर्जा और संचार के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जिसमें प्रार्थना, मंत्र पाठ और मध्यस्थता शामिल है। दरअसल उन्हें पता चला है कि हमारे आनुवंशिक कोड, विशेष रूप से हमारा जंग डीएनए, सभी मानव भाषाओं के समान नियमों का पालन करते हैं। हमारे डीएनए क्षारीय घटक तय व्याकरण नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि भाषाएं करती हैं, जो बताते हैं कि हमारी भाषाएं एक सहयोग के रूप में उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि वे हमारे डीएनए का एक आंतरिक प्रतिबिंब हैं। 3 मौलिक कारकों के बारे में हाल के अध्ययन पुष्टि करते हैं कि प्रार्थना, मंत्र पाठ और ध्यान, ये प्रथाएं सेलुलर उम्र बढ़ने को धीमा करती हैं, किसी के मूड को अच्छा बनाते हैं और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। वे प्रतिरक्षा को भी बढ़ावा देते हैं, दर्द को दूर करते हैं और अवसाद को कम करते हैं। वास्तव में खोजों से पता चलता है कि ध्यान का अभ्यास वास्तविक अवसाद रोधी पदार्थों की तुलना में अधिक प्रभावी है, क्योंकि यह एक कृत्रिम रासायनिक विधि के बजाय एक प्राकृतिक तकनीक है। ध्यान हमारे आंतरिक कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हम शांति, सामंजस्य और सौहार्द को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे अहंकार को खत्म करना भी आवश्यक है, जो हमारे जीवन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को खराब कर सकता है। इसके अलावा ध्यान अवस्था संभवतः हमारे जीन में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण से पता चलता है कि ध्यान जागरूकता के साथ किया जाता है और मन के हस्तक्षेप के बिना जीनोम में लाभकारी एपिजेनेटिक परिवर्तनों को उजागर करता है, और यह हमारे अपरिहार्य जागृति और विकास के लिए अमूल्य है। यह ध्यान भाषा और ध्वनि की सूक्ष्म कंपन आवृत्ति में निहित एक विशाल शक्ति के अस्तित्व को साबित करता है, जो इस एहसास को दिखाता है कि मानव जीवन की उत्पत्ति एक ब्रह्मांडीय चेतना से निकलने वाली तरंगों द्वारा उत्पन्न सृष्टि से निहित है। Now, this word coherent comes up again and again when we talk about the quantum field. What does it mean? Well, coherent means all of the same frequency or vibratory rate, all in phase or synchronized, all moving together in the same focused direction. This piece is really key when it comes to awakening DNA, because we have to achieve a coherent state to do so. Energy, words, and sounds of the right frequencies can communicate with the DNA. They found that the non-coding sections of DNA follow the same syntax rules as human languages, as we'll see in a moment. Because of this, DNA can be influenced and reprogrammed by words and frequencies. Using what they call wave genetics, these Russian scientists explored the vibrational behavior of living DNA. And what they found is that living DNA reacts to language so long as the proper frequencies are used. And the way they tested this was by modulating the words onto laser light and radio waves, tuned to the right frequencies, and then beamed this at the DNA to observe how it would respond. They concluded that DNA acts like a holographic biological internet, using light, words, and sounds to communicate.
प्रोफेसर सैम चैंग ने कहा कि उनकी परिकल्पना यह प्रदर्शित करती है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन का एक रूप विभिन्न ग्रहों पर नए जीवन को बनाने और रोपण करने के लिए बहुत सरलता से काम करता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ये दूसरे ग्रह में बीज बोने वाले एक बहुत ही विशिष्ट जेनेटिक कोड पर काम कर रहे थे और तारों से यह प्रगता सीधे ब्रह्मांडीय और मानव चेतना के हर सब एटॉमिक कण में एन्कोडेड है और जंक डीएनए के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी यह कैसे संभव है कि एक चतुर जीवन रूप द्वारा डिजाइन किए गए डीएनए को जंक डीएनए कहा जाता है? क्या यह विज्ञान की अज्ञानता को छिपाने का या किसी दिव्य रचना को ढकने का एक तरीका हो सकता है, जबकि कोई भी इस तथ्य पर गहराई में कोई शोध नहीं कर रहा है कि हमारे शरीर के अंदर एक अलग तरह का जीन डाला गया है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डॉक्टर फ्रांसिस कोलिंस ने ठीक ही कहा है कि आज तक हमारे डीएनए के केवल 33% को पढ़ा गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि वैज्ञानिक यह दावा करना जारी रख रहे हैं कि हमारे बचे हुए डीएनए में से अधिकांश महत्वहीन या बेकार हैं और वे इसे जंक डीएनए कहते हैं। फिर भी जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, डॉक्टर रॉबर्ट वी जेरार्ड और अन्य प्रसिद्ध जेनेटिसिस्ट इन कथनों को बेतुका मानते हैं, यह जानते हुए कि भगवान ने श्रेष्ठ प्रज्ञा का उपयोग करते हुए सर्वोत्कृष्ट दिव्य छाप का निर्माण किया, और यह भी जानते हैं कि अनिर्धारित कारणों से चिकित्सा विज्ञान ने इसे जंक कहा है, सिर्फ इसलिए कि वैज्ञानिक इस बात को समझने में असमर्थ रहे हैं कि जेनेटिक कोड को जीन में कैसे और क्यों पढ़ा जाता है। वह यह भी कहते हैं कि हमें हमारे डीएनए के इस भाग पर भगवान की प्रज्ञा द्वारा दी गई असीम क्षमता और संभावनाओं को सीमित नहीं करना चाहिए। वास्तव में हम जानते हैं कि जीन हमारी पहचान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने पूर्वजों से विरासत में मिले जीन से बने हुए हैं। फिर भी हमारा पर्यावरण और जीवन शैली भी कुछ जीनों की अभिव्यक्ति को ट्रिगर करता है, लेकिन दूसरों को नहीं। द बुक ऑफ लाइफ जानकारी से भरी हुई है और यह हमारे डीएनए पर लिखी गई है, ठीक उस हिस्से पर जिसे आज जंक माना जाता है, और एक बार सक्रिय हो जाने पर यह हमारी चेतना में नई जानकारी को ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करेगा। शायद इसीलिए इस तरह से मानव स्वास्थ्य पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है, और क्यों हानिकारक ट्रांसजेनिक भोजन जिसे हमारा शरीर पूरी तरह से पचाने में असमर्थ होता है, वे संभावित एलर्जी का कारण बन सकता है। वह भोजन एंटीबायोटिक दवाओं के लिए क्यों एक प्रतिरोध का प्रसार करता है और अधिक वायरस और बैक्टीरिया के निर्माण को ट्रिगर करता है। यह किसी की प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है और मानव डीएनए में परिवर्तन का कारण बन सकता है। वास्तव में खाने में से उत्पन्न डीएनए के टुकड़े मानव रक्त प्रवाह में पाए गए हैं और उनकी उपस्थिति आंतों पर प्रभाव डालने वाले कैंसर और इन्फ्लेमेटरी रोगों से जुड़ी है। फिर भी एस्ट्रोफिजिक्स और एक्सोबायोलॉजी के क्षेत्रों में जेनेटिसिस्ट द्वारा की गई वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है कि मानवों से बेहतर एक प्रज्ञा ने लॉकेट डीएनए का निर्माण किया, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके इकट्ठा किया गया था। यह जीनोम के भीतर भी एनकोड किया गया था, जो ग्रह पर जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी को होस्ट करता है। इतिहास के सबसे प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट में से एक फ्रेड होयल भी इस गहरी रिसर्च में शामिल थे और उन्होंने स्वीकार किया था कि पृथ्वी पर जीवन अमानवीय प्रज्ञा द्वारा बनाई गई था। यही जीवन शीघ्रता से और निकम्मेपन से अनुनाकी निबेरुअन्स और ब्रह्मांडीय इंफ्रावर्ल्ड की अन्य प्रजातियां जो कि मनुष्य के भेन्स में छिपे हुए हैं, उनके द्वारा बुरी तरह से नष्ट किए जा रहे हैं। फिर भी लाखों लोग प्रतिरोध प्रदान कर रहे हैं और अपनी जागरूकता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मानव जाति के विलुप्त होने से बचना चाहते हैं और उनके द्वारा योजना किए हुए जातिवाद को कम करना चाहते हैं। इसके अलावा यह प्रतिरोध लगातार ठोस होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में हजारों सामान्य चिकित्सक इस विशाल ग्लोबल स्कैम जिससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है उसको उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यह बात वैज्ञानिक, बायो इंजीनियर, बायोफिजिसिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, संक्रामक रोग के विशेषज्ञ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और अन्य स्वास्थ्य के प्रोफेशनल के लिए भी सही है, जो यह स्पष्ट सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुख्यात कोविड-19 इन्फ्लुएंजा से अधिक कुछ नहीं है और मौसमी फ्लू की तरह इसे सरल उपचार का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। इसलिए हम यह समझ सकते हैं कि जब मानव जाति से डीएनए के 12 हेलिक्स से छीन लिए गए थे और उन्हें केवल 2 सक्रिय फिलामेंट्स के साथ छोड़ दिया गया था, तो रोशनी के प्राणियों से प्राप्त हुआ सारा ज्ञान मानव ने खो दिया था और पूरी आबादी अंधकार में डूब गई थी। केवल एक डबल हेलिक्स के साथ हम कम शक्ति और आवृत्ति क्षमताओं के साथ रह गए थे, लेकिन क्योंकि हम संचालित और नियंत्रित किया जा सकते थे, इसलिए हमारे पास इन बाहरी आक्रमणकारियों को बेशर्त सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। पूरी मानव जाति से उनके डीएनए के 12 हिस्सों को लूट लिया गया था और केवल 2 को छोड़ दिया। फिर भी इंडिगो, इंद्रधनुष और क्रिस्टल के बच्चों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो सभी नई पीढ़ी के हैं। वे 3 अतिरिक्त सक्रिय हेलिक्सों के साथ पैदा हुए थे और हालांकि उनमें उपन्यास क्षमताओं को देखा जा सकता है और उनके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है, फिर भी उनके मूल जीनोम के बाकी हिस्सों को लूटा गया है और काटकर अलग कर दिया गया है। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हमें गलत तरीके से अपने डीएनए से वंचित किया गया था, हमने अपने सूक्ष्म और अतिरिक्त संवेदी संकाय खो दी, जो हमारे आंतरिक सेक्रेशन ग्लैंड्स जैसे कि पीनियल और पिट्यूटरी के विकास पर स्थापित हुए थे। हमारे चक्रों और उनकी ऊर्जा क्षेत्र या आसपास के चक्र, जो कि इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि, टेलीपैथी, क्लैरवॉयंस, मल्टी डायमेंशनल दृष्टि, जागृत चेतना और कई अन्य विशेषाधिकार हैं जो ज्ञान को बढ़ाते हैं, जिससे हमें चीजों के बारे में अधिक जागरूकता होती है। यह उन सब के बारे में भी यही सच है।
फिर भी जेनेटिक म्यूटेशन उन लोगों द्वारा किया जाता है जो हमेशा हमें मैनिपुलेट करते हैं, जिससे हम अधिक नाजुक और कमजोर हो जाते हैं। यह हमें भ्रमित करके मूर्ख बना देते हैं ताकि हम उनके दास बन जाए और विशिष्ट वर्ग और उनकी कठपुतली सरकारों द्वारा हम पर थोपी गई चीजों को चुपचाप मान लें। यह हमें यह समझने में सक्षम करता है कि प्राचीन वैदिक और ब्राह्मण संस्कृतियों में वर्णित चक्र हमेशा से हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के साथ जुड़े हुए रहे हैं। और अधिक चौंका देने वाली बात यह है कि ये सूक्ष्म संकाय फिर से विकसित हो सकती हैं, जैसे ही हम एक ही समय पर उन बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा बांध किए गए रेशों को फिर से सक्रिय कर रहे हैं, ताकि वे हमें अंधकार में छोड़ सकें, क्योंकि यह हमारी चेतना के परम आवश्यक जागरण को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। हम शुरू में प्रकाश और ज्ञान के 12 रेशे जिन्हें निष्क्रिय किया गया था और जिसने हमारा मूल जेनेटिक संगठन बनाया था, उनका उल्लेख कर रहे हैं, जो हमें प्लाइडिस, सीरियस और आर्कटूरस और अन्य स्टेलर बायोजेनेटिसिस्ट से प्राप्त हुआ, जिसने इस विशाल सार्वभौमिक और ब्रह्मांडीय प्रयास में हमारी मदद की। फिर भी जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, बाहरी आक्रमणकारियों ने महान स्टेलर प्रयोग के विरोध में 10 डीएनए रेशों को निष्क्रिय करके हमें नुकसान पहुंचाया और एक प्रकार का ब्लैकआउट पैदा किया। उन्होंने हमारे पास केवल 2 सक्रिय रेशे छोड़ दिए और आध्यात्मिक दुर्बलता इसका अंतिम परिणाम थी, एक वास्तविकता जिसे हम आज भी देख रहे हैं, क्योंकि मानवता ने अपने नैतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक मूल्यों को खो दिया है। हमारे अध्यात्म जीन को निष्क्रिय करने के लिए इन 10 डीएनए रेशों निष्क्रिय कर दिया गया था, जिसे अब फनवैक्स नामक वैक्सीन से बदल दिया जाएगा। इससे मानव जाति अपनी सजग जागरूकता और प्रज्ञा को खो देंगे और उसी समय हम मजबूर हो जाएंगे और वे हमारी सोचने और महसूस करने की क्षमता को नष्ट कर देंगे। इसका उद्देश्य लोगों को कुल नास्तिकता के प्रति प्रेरित करना और देवत्व के साथ किसी भी संबंध को पूरी तरह से त्याग करवाना है। यही कारण है कि मानवता स्वयं बड़े पैमाने पर मैनिपुलेटर के सामने पूरी तरह से अधीन है, और जब तक हम सामूहिक जागृति का अनुभव नहीं करेंगे, तो वे दिन बहुत दूर नहीं होगा जब हम अपने 2 बुनियादी रेशे भी खो देंगे, जिन्हें रोबोटिक जेनेटिक्स से बदल दिया जाएगा, जो बेकार और अमानवीय हैं। जैसी अवस्था है जो हमारे चक्रों द्वारा दी गई शक्तियां अब बेकार हो गई हैं, और आभा या ऊर्जा क्षेत्र जो हम में से प्रत्येक उत्सर्जित कराते हैं, वे आगे बढ़ते हुए कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि आभा हर एक की भावनात्मक और भौतिक अवस्थाओं को प्रकट करती है, जो बदले में हमारे स्वास्थ्य और इम्यून सिस्टम की स्थिति को प्रतिबिंबित करती हैं। हमारी आभा का कमजोर होना हमारे स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सेहत को दर्शाता है। युग अतीत में प्रसिद्ध फिजिशियंस और रिसर्चर ने इस महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें स्विस चिकित्सक थियोफ्रेस्टस पैरासेलस, ऑस्ट्रियन फिलोसोफर रुडोल्फ स्टीनर, स्विस साइकायट्रिस्ट कार्ल जंग, ब्रिटिश रिसर्चर चार्ल्स लीडबेटर, फ्रांसीसी फिजिशियन एम्ब्रोइस लीब्यूल्ट, जर्मन केमिस्ट और जियोलॉजिस्ट बैरन के वीरेन चेन बेच, रूसी बायोफिजिसिस्ट कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव और प्रशंसित ग्रीक फिजिशियन क्लॉडियस गैलन सभी शामिल थे, जिनमें से सभी आभा द्वारा उत्सर्जित प्रक्षेपण की जांच करके उनके डायग्नोस तक पहुंचेंगे। रूसी जोड़ा सेमियोन और वैलेंटिना किर्लियन द्वारा आविष्कार की गई किर्लियन मशीन ने वैज्ञानिक रूप से आभा के अस्तित्व को साबित कर दिया है, क्योंकि यह एक अभौतिक और बहुरंगी चमकदार रेडिएशन किरण के रूप में दिखाई देती है जो मनुष्य को घेर रखती है। यह ऊर्जा क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है और यह पल पल बदलता है, इस बात पर निर्भर होकर कि कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है और अपने मनोभाव के अनुसार मनोवैज्ञानिक रूप से क्या अनुभव कर रहे हैं। हमेशा की तरह भ्रष्ट हुए इस युग में राज्य की सरकारों और उनके गुलाम मीडिया ने इस बात को वास्तव में कोई कवरेज नहीं दिया है। हालांकि यह बात विवादित है और यहाँ तक कि इस पर उपहास भी किया जाता है, लेकिन यह हमारी अज्ञानता के परिणाम है। सच्चाई यह है कि हम प्राचीन संस्कृतियों और महान प्राणियों द्वारा हमारे लिए पारित किए गए प्राचीन ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिनका चित्रित उनके शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली ऊर्जा के प्रभा मंडल के साथ किया गया है। वास्तव में स्पेनिश भाषा की रॉयल अकेडमी आज भी इस शब्द पर विचार करते हैं और इसके कई अर्थों में से एक परिभाषा है जो आभा को एक असामान्य प्रकृति के चमकदार विकिरण के रूप में वर्णित करती है, जो कुछ व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से मानव शरीर, जानवरों और पौधों के आसपास का अनुभव होता है।
हमारे विचार और भावनाएं हमारी आभा के माध्यम से प्रक्षेपित की जाती है, जो सीधे हमारे डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है। इसे भावनात्मक खंड के रूप में देखा जा सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं हमारे डीएनए को बदल देती हैं। वे इसे सिकुड़ने पर मजबूर कर देती हैं और हमारे हम एसिडिक वातावरण में बीमार हो जाते हैं और हम पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। न केवल यह हमारी शारीरिक और भावनात्मक सेहत को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारी बौद्धिक क्षमताओं को भी कम करता है। इसी के द्वारा हम कुछ लोगों को आकर्षित करेंगे बजाय दूसरों के। दूसरे शब्दों में, यदि हमारे विचार स्वच्छ हैं तो हम शुद्ध ऊर्जा को आकर्षित करेंगे और ऐसा करने से अपने आप अंधकार और काले विचार को अस्वीकार हो जाएगा। इसके विपरीत, जब ऊर्जाएं उभरती हैं जो चेतना के लिए खराब होती हैं, तो हमारी आभा का प्रकाश धुंधला और ग्रे रंग का हो जाता है और हालांकि हम इसे नहीं देख सकते हैं, हम पूरी तरह से नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिसमें संभावित रूप से हिंसक और सहज भावनाएं भी शामिल होती हैं, जिसका अर्थ है कि हमारा डीएनए कमजोर और अंधकार से भरता जा रहा है। यह ठीक वही है जो आज हो रहा है, जिसमें सीमित लॉकडाउन के दौरान विश्व के लोगों को बंद किया जा रहा है। इस सख्त और अकल्पनीय कन्फाइनमेंट ने लोगों की आभा और महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में अनुमानित जीवन शक्ति को प्रभावित किया है, जो अधिक कमजोर हो गई है, क्योंकि लाखों लोग चिंता, जीवित संकट, ट्रॉमा, भय, अस्वीकृति, पागलपन और संकट, घबराहट और असुरक्षा के कई रूपों से भरा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तनाव और चिंता में उतार चढ़ाव के बारे में भी ठीक यही कहा जा सकता है, जिसके कारण लोगों की मनोदशा बिगड़ गई है, जिससे डिप्रेशन, आशाभंग और हर चीज को लेकर निराशा हो रही है। जब तक हम अपने सामान्य जीवन को वापस पाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम इन शिकारियों के आगे झुके रहेंगे, जो गहरे साइकोलॉजी में विश्वास कराते हैं। भावनात्मक तनाव मोलेक्यूल्स के माध्यम से हमारे डीएनए पर मिटाए न जा सके वैसे निशान छोड़ने के लिए भी जाना जाता है, ताकि जब हमारे जीवन में तनाव आए तब एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स हमारे प्रतिक्रियाओं को ढालता है। दूसरे शब्दों में, वे हमारे डीएनए के मॉलिक्यूलर परिवर्तनों में रहते हैं जो हमारे जिए गए अनुभवों पर निर्भर करते हैं और किस बदलाव के लिए हमारे जीन का व्यवहार कैसा था। एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स थोड़े समय के और लंबे समय के तनाव के लिए हमारी प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता है। वास्तव में, जाने माने मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ब्रूस लिप्टन बताते हैं कि तनाव हमारी 90% बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें टर्मिनल हार्ट की परेशानी और डायबिटीज भी शामिल हैं। इसके अलावा, प्रसिद्ध मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट चेतावनी देते हैं कि मीडिया और फार्मा उद्योग खौफ का इस्तेमाल करके लोगों के स्वास्थ्य से समझौता कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव महसूस करता है, तो उनके मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों में जीन की अभिव्यक्ति में काफी वृद्धि या कमी हो सकती है और यह हमारे न्यूरॉन्स न्यूक्लिक नियामक प्रोटीन में डीएनए के केमिकल अल्टरेशंस के कारण होता है। कई तनाव से प्रेरित परिवर्तन अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी कुछ हानिकारक साबित हुए हैं। हमारे डीएनए और इसके प्रोटीन और लिपिड में क्षति के कारण भावनात्मक तनाव, त्वचा के सेलुलर ऑक्सीकरण और त्वचा की उम्र बढ़ने के साथ क्षति होती है। यह उन परिवर्तनों को भड़काता है जो समय से पहले उम्र बढ़ने से लेकर कैंसर तक हो सकते हैं। डर, डिप्रेशन, चिंता और संज्ञानात्मक परिवर्तन हमारे डीएनए पर अपनी छाप छोड़ते हैं और आनुवांशिक रूप से प्रसारित किए जा सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम वर्तमान में दुनिया भर में लॉकडाउन के साथ देख रहे हैं। लाखों लोग एक गैर घातक, आसानी से इलाज योग्य वायरस पर भय और आतंक से अभिभूत हैं और जनता इन हानिकारक मनोवैज्ञानिक और बायोलॉजिकल संकटों से अपना रास्ता नहीं निकाल रही है। एक सामान्यीकृत चुंबकत्व हो रहा है और यह अगोचर है, क्योंकि हम एक अदृश्य विद्युत चुंबकीय कंपन का उल्लेख कर रहे हैं जो अत्यधिक हानिकारक है, क्योंकि यह हमारे चारों ओर हर किसी के साथ घुल मिल जाता है और बातचीत करता है। इस दमनकारी ऊर्जा की गणना शैतानवादी अभिजात वर्ग द्वारा सावधानी पूर्वक की गई है, जो गहरी अवस्था को चलाते हैं, और यह उत्तरोत्तर घने और डिप्रेशनग्रस्त ऊर्जा के विशाल क्षेत्र की तरह फैल रहा है। नतीजतन, यह घनत्व न केवल एक क्षेत्र या एक हिस्से को प्रभावित करेगा, बल्कि यह पूरे ग्रह में फैल जाएगा, जब तक कि दुनिया अंधेरे और अराजकता के क्षेत्र में बदल नहीं जाती है, जहां दर्द, पीड़ा और मृत्यु सर्वोच्च शासन करती है।
आइए हम यह न भूलें कि हमने अन्य डॉक्यूमेंट्रीज में क्या चर्चा की है, अर्थात सब कुछ ऊर्जा और आवृत्ति है। ऐसे लोग हैं जो सकारात्मक ऊर्जा की पेशकश करते हैं और अपने कार्यों के माध्यम से यह हंसमुखता, स्नेह और सकारात्मकता में बदल जाता है। ये लोग अपने आचरण और जीवन में उनके द्वारा निर्धारित उदाहरण के माध्यम से मरहम लगाने वाले होते हैं। वे ऊर्जा और ज्ञान के गोताखोर और प्रसारण करता हैं और उनके प्यार, धैर्य और सहानुभूति के लिए धन्यवाद। वे जानते हैं कि हम उन कठिन संघर्षों से कैसे प्रेरित हो जिनका हम सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हर कोई एक प्रेरणादायक व्यक्ति नहीं है जो प्यार, सम्मान और अच्छाई के साथ जीवन का सामना करता है। जो जैसे शोषक भी हैं जो ऊर्जा पिशाचों की तरह काम करते हैं और दूसरे लोगों के दर्द, आक्षेप और दुख की स्थिति में बड़ी दुर्भावना और क्रूरता के साथ आगे बढ़ते हैं। अन्य अभी भी हाइपोकॉन्ड्रिया, हतोत्साहित और निरंतर निराशावाद के दूत हैं। उनका महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र, जो आभा को दर्शाता है, अंधेरा पेश कर रहा है और यह तथ्य कि वे सामान्य रूप से कार्य नहीं करते हैं, यह साबित करता है कि उनका सहज और पशुता संबंधी सरीसृप मस्तिष्क या एमिगडाला अत्यधिक विकसित है। त्रिगुण सरीसृप मस्तिष्क में इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उनके सभी व्यवहार गुफा निवास वाले होमो प्राइमेट्स के समान होंगे, जिनके खाने की आदतों को आदिम और आक्रामक कृत्यों से जोड़ा गया था। किसी भी अन्य जानवर या सरीसृप और पृथ्वी पर सबसे अधिक शिकारी जंगल की तरह। हम एक प्राचीन विरासत का उल्लेख कर रहे हैं जो हमें निबिरू ग्रह से विरासत में मिली है। निबिरू ग्रह या ग्रह एक्स, जिसे प्रसिद्ध लेखक ज़ेकारिया सिचिन और अमेरिकी खगोल शास्त्री पर के लोवेल ने अच्छी तरह से समझाया है, जो पहले नाम और इसका अध्ययन करने वाले थे। 19वीं शताब्दी का अंत अपने जीवन के अंतिम वर्षों को ग्रह एक्स की खोज के लिए समर्पित करता है। What we're looking at here is a Sumerian tablet that actually shows the Tree of Life, flanked by divine beings. You can see here the Anunnaki on each side. We also see the winged disc, a symbolic reference that the Anunnaki had the power of flight. They actually had necklaces with astronomical references, a moon, a star, various symbols, which even could be symbolized as a wristwatch. Technology being used 6,000 years ago. When the Sumerian gods, the Anunnaki, realized the toll it was taking to mine the gold themselves, they decided to fashion a worker being, a slave to mine the gold for them. And they explain in the Sumerian creation tales that this was an arduous process. So it's very possible that our genetic evolution was a process done by the Anunnaki to create us in their image and after their likeness.
अनुनाकी निबिरुअन के कर्मों और विकृतियों को बेहतर समझने के लिए हमें यह कंसीडर करना होगा कि एक निश्चित अर्थ में वे आकाशगंगा के बंजारे हैं और वे अधिकांश जीवन प्रकाश और सौर देवता से दूर बिताते हैं। यही कारण है कि यह हमेशा कहा जाता है कि वे भूमिगत शहरों में रहते थे, जहां वे अपने अस्तित्व की गारंटी के लिए संसाधनों को संग्रहित करते थे। हम यह भी जानते हैं कि अनुनाकी निबिरुअन और उनके वंशज पृथ्वी को खुद के लिए अच्छी तरह से अनुकूल मानते थे, क्योंकि उसके निवासियों को डोमिनेट किया जा सकता था। लेकिन वे बाद में असंतुष्ट हो गए जब उन्हें लगा कि वे एक ऐसे ग्रह के स्वामी हैं जो उनके जैसा नहीं था, जैसा कि वे नहीं थे। साथ ही साथ अर्थलिंग्स द्वारा अनजाने में दी गई शक्ति को जब्त हो गई थी। उन्होंने केवल अपने आप को सपोर्ट देने के तरीकों की तलाश नहीं की है, इसके बजाय वे दूसरों की एक्सपेंस पर ऐसा करते हैं और उनके स्टॉकपिलिंग में विभिन्न स्रोतों से पृथ्वी के धन को निकालना शामिल है, जैसा कि अन्य डॉक्यूमेंट्रीज में बताया गया है। एक ही समय में पिशाचे आलीच की तरह वे अपनी अतिरिक्त भूख को कम करने और अपने स्वयं के जीवन के लिए अधिक शक्ति और नियंत्रण को नष्ट करने के तरीके के रूप में मनुष्य की शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं या चूसते हैं। डॉक्यूमेंट्री 63 में हमने जो चर्चा की उससे हम यह न भूलें कि अंधेरी दुनिया के इन इन्वेडर्स ने हमें हमारे आंतरिक सिद्धांतों और अतिरिक्त संवेदी संकायों को लूट लिया, जो इस ब्रह्मांड के निर्माता के सर्वोच्च प्रकाश से जुड़े थे। इस एम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हेरफेर और अनैतिक ताकतों का इस्तेमाल किया, जो हर मनुष्य के अंदर अहंकार मायामास का आरोपण करते हैं, जो हमारे विकासवादी मार्ग के साथ दुख, दर्द और पीड़ा पैदा करते हैं और कहर बरपाते हैं। डीएनए के हमारे 12 स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़कर उन्होंने हमें सबसे कीमती संपत्ति से वंचित कर दिया था, जो एक तरीके से हमें स्टेलर लाइट की बीयर्स से जोड़ने के लिए बना था। उनका घृणित कार्य उस पवित्र जेनेटिक्स को चुराना था जिसे हमने हासिल किया था और प्राचीन समय में मौजूद सबसे कीमती चीज को लूट लिया था, जो कि शुद्ध और सचेत प्रेम, ज्ञान और निर्माण का ज्ञान था, जिसमें आंतरिक सिद्धांत और विशाल सुपर सेंसोरियल शामिल थे। ब्रह्मांड के निर्माता के सर्वोच्च प्रकाश के साथ परस्पर जुड़े हुए रूपात्मक संकाय थी। फिर भी इन सभी अद्भुत स्थलीय और ब्रह्मांडीय ज्ञान का अंतिम परिणाम क्या था जो मानवता के पास एक बार था? इसका उत्तर उस आकर्षक जाल में है जो उन्होंने हमारे लिए निर्धारित किया है, ताकि हम असफल हो जाएं और अपने सभी प्रकाश आधारित पवित्र प्रिविलेजेस खो दें। इस प्रकार यह बुद्धि और ज्ञान के मूल्यों को दबाने के लिए उनका आदर्श मिशन बन गया और प्रकाश और हमारे साथी आदमी के लिए हमारी भक्ति और सम्मान को उलट दिया। उन्हें इसे अंधेरी ऊर्जाओं के साथ बदल दिया जो लगभग सभी मानवों के पास अभी भी हैं और हम अपने आचरण, विचार, भावनाओं और मानस के माध्यम से कंडक्ट करते हैं। यह विशेष रूप से सच है कि लोग लॉकडाउन को जेल की तरह देख रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम एक अनिर्णित वायरस के झूठ से फंस गए हैं। अंधेरे मनोविज्ञान के जोड़तोड़ ने हमें एक जबरदस्त घातक महामारी के रूप में दे दिया है। इस प्रकार हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यदि हम उन सभी आंतरिक उपहारों और मूल्यों की सच्ची मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं जो कि हमारे जीवन की नींव हुआ करते थे और खुशी और स्थिरता का एक स्रोत है, 7 प्रमुख अहंकार और वासना के मामले में 1000 चेहरों के अपने अपराध नियंत्रण बना लेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार के जंगली परित्याग, तिरस्कार और अश्लील हरकतें अधिक ताकत के साथ प्रकट होंगी, जैसा कि हम प्राचीन रोमन लेखक पब्लियस साइरस ने स्पष्ट किया है जब उन्होंने कहा था, इच्छा शक्ति शरीर नहीं है जो हमें वासनापूर्ण बनाती है। हम क्रोध और उसके प्रभाव जैसे घृणा, हिंसा, आक्रोश और कुटिलता को साथ देखेंगे। वास्तव में निर्दोष लोगों पर अपना गुस्सा उतारना आसान होगा। दूसरे शब्दों में, हम रोमन विचारक और कवि होरेस के रिफ्लेक्शन को और अधिक खुले तौर पर प्रकट करेंगे। गुस्सा एक छोटा पागलपन है। इसी तरह इंफ्रावर्ल्ड्स के इन एलियन इन्वेडर्स ने गर्व और घमंड के सभी रूपों को जीत लिया है। घमंड और स्वार्थ हमारे लिए उनकी विरासत के हिस्से के रूप में, और वही हैवानियत, अहंकार और स्नॉबरी जो हमें में बदल गया है जोड़तोड़, धोखाधड़ी और झूठे। यह 450 ईसा पूर्व से ग्रीक कवि सोफोकल्स के शब्दों को याद करता है। यह हमेशा एक ही कहानी है। हर व्यक्ति कुछ और नहीं बल्कि खुद के बारे में सोचता है।
ये एकमात्र एगोस नहीं है जो साइकोपैथिक निब्रिया इन्वेडर्स द्वारा बोई गई फसल के हिस्से के रूप में अधिक प्रचलित हो जाएंगे। ईर्ष्या इसकी अस्वास्थ्यकर आलोचना, तुलना, साजिश, भूखंड और गुप्त योजनाओं को सामान्य रूप में देखा जाएगा। यह एक और अहंकार है जो चेतना या आंतरिक प्रकाश को ब्लॉक करता है, और ओविड ने इसे सदियों पहले वर्णित किया है। सबसे बड़ा मतलब ये है जो वह नाग की तरह जमीन पर रेंगता है। इसी तरह लालच और अविद्या को नियमित व्यवहार माना जाएगा। यह अहंकार आधारित आचरण एक निरंतर आदत है जो हमने सूदखोरों और दुखी बैंकरों से सीखी है, लेकिन आज लोग अपनी जरूरत से तंग आकर हर तरह की अत्यधिक और अतृप्त महत्वाकांक्षाओं के लिए तैयार हो जाएंगे, जो शीर्ष पर चढ़ने में कमजोर का शोषण करते हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक विलियम शेक्सपियर ने इस दोष का उल्लेख किया था जब उन्होंने लिखा था, अविश्वास गहराई तक जाता है और वासना की तुलना में अधिक घातक जड़ के साथ बढ़ता है। ये गंभीर मनोवैज्ञानिक दोष जो हमारी आत्मा चेतना को फंसाते हैं और इसे विकसित होने से रोकते हैं, आधुनिक मानवता के मानस और जीवन में गहरी जड़ें जमा चुके हैं और आलस्य उनमें से है। यद्यपि अधिकांश लोग इसे महत्व नहीं देते हैं, यह जड़ता, उदासीनता, सुस्ती, न्यूनतम शारीरिक प्रयास, गैर जिम्मेदारी और अयोग्यता का स्रोत है। बेंजामिन फ्रैंकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता में से एक है जिन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से इसके बारे में कहा है, आलस्य इतनी धीरे धीरे यात्रा करता है कि सभी दोष जल्द ही उससे आगे निकल जाते हैं। अंत में हम देखेंगे कि ग्लटनी किस तरह से तीक्ष्णता पैदा कर रहा है और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य समस्याओं को भड़का रहा है, क्योंकि यह आमतौर पर लोग दुर्गुणों में फंस जाते हैं जिससे वे शरीर पर अतिरंजित कंज्यूमरिज्म के हानिकारक प्रभावों की उपेक्षा करते हैं। ये यकृत, पेट, अग्न्याशय, गुर्दे और हृदय जैसे अंगों को महत्वपूर्ण चोट पहुंचाते हैं। यह रक्तचाप में परिवर्तन को भी ट्रिगर करता है, या गुर्दे या यकृत की परेशानी, रक्त और परिसंचरण की समस्याओं और कई अन्य बुराइयों का कारण बनता है, जिनके बारे में अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है। लुसियस अनासुस सेनेका का कहना था, आइए हम निरंतरता बनाना सीखें, अधिकता का सामना करें, क्रोधी स्वभाव और क्रोध को कम करें। यह बहुत बुरा है कि ये भयानक दोष हमारे गिरते उजाड़ हो चुके जीवन में तेजी से घुल मिल गए हैं, और हालांकि लोग खुशी फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह सिर्फ ऊपरी है। वास्तव में ये अहंकार कारण और प्रभाव थे जो अंततः हमारे बेहतर संकायों के नुकसान को उकसाते थे, जिसके कारण हमें ईडन या सांसारिक स्वर्ग से निकाला गया था। जब तक हम साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इन हजारों अहं के उन्मूलन का सामना नहीं करेंगे, तब तक हमारे भाग्य को इस भ्रष्ट और उपशासित सभ्यता के विनाश के साथ सील कर दिया जाएगा, अटलांटिस की तरह, जैसा कि महान ग्रीक दार्शनिक प्लेटो द्वारा उल्लेख किया गया है।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुनाकी निबेरुआन इन्वेडर्स विभिन्न रूपों में अवसाद, निराशा, कमजोरी और पीड़ा के माध्यम से आज की मानवता की ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। आनुवंशिक हेरफेर के माध्यम से उन्होंने मानवता को पूरी तरह से गुलाम बना दिया है, जिससे कि लाखों लोग एक असंतुष्ट साइकी से पीड़ित हैं जो वास्तविकता से दूर है। और यही कारण है कि ठंड, अनुभवहीनता और उदासीनता दिन का क्रम है, इसलिए अहंकार से जुड़ा हुआ सब कुछ बेहद तुच्छ और पूरी तरह से सामान्य माना जाता है। हमें उस ज्ञान और समझ से दूर किया गया जो हमें सितारों के प्राणियों के साथ जोड़ता था, लेकिन इससे भी बदतर उन्होंने हमारे विचार मस्तिष्क को काट दिया, जो हमें सेरेब्रल नियोकॉर्टेक्स में निहित विवेक, आकर्षकता, तर्क और बुद्धि प्रदान करता। इसे राचाइल मस्तिष्क या एमिगडाला के साथ बदल दिया गया था ताकि हम अधिक सहज, शंकालु और उपहासास्पद बन जाएं। इस बीच आत्मा चेतना जो देवत्व का हिस्सा है और हमेशा हमें जिससे जोड़ा गया है, उससे कमजोर और कमजोर होने लगे, जब तक कि अधिकांश लोग असंवेदनशील, क्रूर और निर्दयी नहीं हो गए। कई अध्ययनों के अनुसार पुराने तनाव और मूड विकारों के विकास के बीच आत्मा चेतना की गिरावट का पता लगाया जा सकता है। न केवल क्रोनिक तनाव हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ही नहीं, यह एमिगडाला या राचाइल मस्तिष्क को भी बढ़ाता है, मस्तिष्क का क्षेत्र जो भय, चिंता और आक्रामकता में एंगेज करता है। एक उच्च तनाव की स्थिति का सामना करने पर आदिम रेप्टिलियन मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार जीवन के सभी पहलू, जिसमें विचार, भावनाएं, रिश्ते और व्यवहार शामिल हैं, अप्रभावी और अधिक चरम दिखाई देते हैं। इसके विपरीत जब हमारा तनाव का स्तर कम होता है तो नियोकॉर्टेक्स अधिक हो जाता है और हमारी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रभावी और संतुलित हो जाती हैं। वास्तव में शौकीन देखभाल और ईमानदारी से स्नेह हमारे डीएनए को मजबूत और संशोधित करता है। जब हम प्यार, करुणा और शांति जैसी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो हमारा डीएनए आराम करने और उसके विकास को विकसित करके प्रतिक्रिया करता है। दूसरे शब्दों में, भावनाएं डीएनए को प्रभावित करती हैं। सकारात्मक भावनाओं के साथ हमारा डीएनए आराम करता है और विकसित होता है, लेकिन जब हम नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो हमारा डीएनए ठीक से काम करना बंद कर देता है। इस प्रकार जब हमारा डीएनए सही काम नहीं कर रहा होता है तो हमारे जीन या तो अति सक्रिय हो जाते हैं या बहुत अधिक मौन हो जाते हैं, और यह शरीर की नियामक प्रणालियों, तंत्रिका तंत्र और इम्यून एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स को प्रभावित करते हुए अपने इट्स एपिजेनेटिक पैटर्न को बदल देता है। अंत में अभिनव एपिजेनेटिक्स का सुझाव है कि हमारे आसपास के वातावरण के साथ हमारा इंटरैक्शन इतनी शक्तिशाली है कि यह हमारे डीएनए में स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यह लाभकारी व्यवहारों की मेजबानी करना शुरू कर देता है जो हमारी वर्तमान धारणा के क्षेत्र से बाहर का विस्तार करते हैं। यही कारण है कि हम अपने जीन के अंदर नियंत्रण तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं, विशेष रूप से हमारे पर्यावरण के संबंध में। वे एपिजेनेटिक्स के पीछे प्रेरक शक्ति हैं जो स्वयं कोशिकाओं के बाहर से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार एपिजेनेटिक्स के माध्यम से हम मानव व्यवहार की वास्तविक शक्ति को देख सकते हैं और आइडेंटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं जो हमारे डीएनए में होता है। इस तथ्य के बावजूद हम एक दूसरे के प्रति महसूस की गई कुछ सकारात्मक भावनाओं को खो रहे हैं, और एक बार हमारे पास जो थोड़ी सहानुभूति और स्नेह था, जैसा कि हम खुद को अवसाद और नकारात्मक स्टेट्स से प्रभावित होने की अनुमति देते हैं, जो अंततः हमें असंवेदनशील एंड्रॉइड रोबोट में बदल देगा। इस पतनशील युग में यह ध्यान देने योग्य है, जहां सदियों पहले से दुर्व्यवहार करने वालों और मनोरोगियों ने मानव शरीर में पुनर्जन्म लिया है और मानवता को अधीनता, दासता और अनुपालन की स्थिति में छोड़ दिया है, ऐसा पहले कभी नहीं था। वास्तव में इस सभ्यता को निर्विवाद रूप से आज्ञाकारिता के लिए अधीन किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि कैसे यह अपनी ऊर्जा से वंचित हो रहा है, सभी एक वायरस के लिए जो आसानी से इलाज योग्य है। फिर भी क्या यह संभव है कि वे जानते हैं कि हमारा डीएनए एक पूरी तरह से तैयार किया गया बायो कंप्यूटर है जो तरंगों के माध्यम से हमारी कोशिकाओं के व्यवहार पैटर्न के माध्यम से जानकारी एकत्र करने और संचारित करने में सक्षम है?
उन सेलुलर और मॉलिक्यूलर क्षमताओं के संबंध में जिनके बारे में हम जानते हैं कि हमारा डीएनए शून्य बिंदु ऊर्जा क्षेत्र के साथ प्रत्यक्ष बातचीत के लिए तैयार है, जो ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष समय से जुड़ा हुआ है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री 97 में स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। एक ताड़कीय निर्माण के रूप में हमारा डीएनए स्पष्ट रूप से किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए तैयार है। जैसा कि कई आनुवंशिकीविदों का दावा है, यह निर्दिष्ट करके कि हमारे जीनोम का 89% सही हो सकता है। 75,000 आनुवंशिक बदलाव को छोड़कर जो बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसा कि बोर्ड इंस्टीट्यूट और यूएस में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्च जेनेटिसिस्ट्स द्वारा कहा गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस अभिनव रूप के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित मानव भ्रूण को कैंसर के अनुबंध का एक बड़ा खतरा है। जीन संपादन के बारे में भी बहुत चर्चा हुई है, और यद्यपि आनुवंशिक रूप से संशोधित मानव भ्रूण बनाना संभव है, वैज्ञानिकों की संगठनात्मक समिति ने ह्यूमन जीन एडिटिंग पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वाशिंगटन में एकत्र हुए। सम्मेलन समाप्त होने के बाद एक घोषणा का मसौदा तैयार किया, यह कहते हुए कि इसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा मानदंडों के बारे में जानकारी के बिना स्टेम सेल पर आनुवंशिक संपादन करना गैर जिम्मेदाराना होगा, क्योंकि उस तारीख के रूप में 2015 में इसका कोई नैतिक या स्थायी नैदानिक अनुप्रयोग नहीं था। क्योंकि किसी सेल या जीव के डीएनए को संशोधित करने के लिए इसकी मूल विशेषताओं को बदलना संपादन की तरह होगा और फिर इसे मॉलिक्यूलर कैंची की एक छोटी जोड़ी के साथ काट दिया जाए। और यह एक फिल्म रील से फोटोग्राम की एक श्रृंखला लेने के समान है, जहां पहले आप एक विशिष्ट स्थान में कटौती करते हैं जहां आप एक बदलाव करना चाहते हैं, एक अनुक्रम निकालने से पहले या इसके स्थान पर एक और डालने और रिबन को वापस एक साथ जोड़कर रख देते हो। उसी तरह जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान और नई जीनोमिक चिकित्सा में जीन संपादन करने के लिए सबसे पहले किसी विशिष्ट डीएनए क्षेत्र को पहचाना होगा जिसे बदलना चाहते हैं। फिर भी जीनोम के अन्य क्षेत्र अतिरिक्त अवांछनीय परिवर्तनों का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे अत्यंत नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। क्या यह होना चाहिए? नए जन्मजात रोग उत्पन्न होंगे और बाद में भविष्य की पीढ़ियों को ट्रांसमिटेड किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, वे हेरिडिटरी और म्यूटोजेनिक होंगे, क्योंकि शिशु के डीएनए में बदलाव से उसकी पहचान बदल जाएगी। वास्तव में हम उन उत्परिवर्तनों से निपट रहे हैं जो संभावित रूप से अपूरणीय हैं, और यही कारण है कि 10,000 से अधिक ज्ञात मनोजनिक बीमारियां हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं।
इन अपूरणीय जेनेटिक म्यूटेशंस के शीर्ष पर दुनिया भर में 180 से अधिक वैज्ञानिकों ने 5G तकनीक से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में अलार्म बजाया है। जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण विभिन्न प्रकार के कैंसर का कारण बन सकता है। उन्होंने इस तथ्य का भी खुलासा किया है कि ये हानिकारक तरंगे म्यूटोजेनिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे जीवित प्राणियों के डीएनए संरचना को बदल देते हैं। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य पर 5G तकनीक के गंभीर परिणामों को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए उपाय नहीं किए गए हैं। इसका तात्पर्य पूरी तरह से लापरवाही है, क्योंकि वे इस हानिकारक तकनीक और इसके अनगिनत एंटीना के रोल को सही ठहराना जारी रखते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि वे सीधे हमारे जैविक प्रणाली में परिवर्तन करते हैं। यही कारण है कि अधिकांश देशों में मीडिया और सरकारी अधिकारियों ने हमारे स्वास्थ्य पर विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रभावों को महत्व नहीं दिया है। इस बात की व्यापक चिंता है कि जीन एडिटिंग का उपयोग मानव शरीर में होने वाले बदलावों को प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है, ताकि वे अधिक कौशल के साथ या आंखों के रंग या ऊंचाई जैसी अपनी विशेषताओं को चुनने के लिए और स्वस्थ शिशुओं का उत्पादन कर सकते हैं। इन सब का अनुमानित उद्देश्य मानव प्रजाति को बेहतर बनाना होगा। बहुत से नाजियों का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एकाग्रता शिविरों में कैदियों की एक बड़ी संख्या में किए गए चिकित्सा और जेनेटिक प्रयोग करने का इरादा था। इनमें से अधिकांश कैदी पूरे यूरोप के यहूदी थे। साथ ही जिप्सियों और विकलांग जर्मनों और सोवियतों को भी भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि इसमें शामिल लोगों ने कभी अपनी सहमति नहीं दी। ये प्रयोग आम तौर पर मृत्यु, विघटन या स्थायी विकलांगता में समाप्त होते हैं और इसलिए चिकित्सा यातना के उदाहरण माने जाते हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सबसे विवादास्पद यूजीनिस्ट चिकित्सकों में से एक जोसेफ मेंगेले थे, जिन्होंने ऑशविट्ज़ और अन्य शिविरों में प्रयोग किए थे। मुख्य चिकित्सक एडुआर्ड विर्थ के नेतृत्व में कैदियों को उनके प्रयोगों के लिए सब्जेक्ट्स के रूप में चुना गया था, जिसका उद्देश्य जर्मन सैन्य कर्मियों को युद्ध में मदद करना और तीसरे राइक एस की नस्लीय विचारधारा को बढ़ावा देना था। कैदियों के इस चयन में एक आधिकारिक नस्लीय स्वच्छता नीति की स्थापना शामिल थी, जिसमें विवाह को प्रतिबंधित करने वाले कानून शामिल थे। कई लोगों को एक इंफीरियर रेस के रूप में लेबल किया गया था। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जबरन स्टेरिलाइजेशन का एक कार्यक्रम स्थापित किया और एरियन जाति के लोगों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए लेविन सबोर्न प्रोजेक्ट की स्थापना की। नस्लवादी सामाजिक स्वच्छता के लिए इन चिकित्सा नीतियों ने एक्शन टीचर नामक एक ऑफशूट कार्यक्रम को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य चिकित्सा यूथनेज था और शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार, कमजोर, बुजुर्ग और बच्चों सहित शारीरिक विकृति वाले कलंकित लोगों को खत्म करना था, जिसे नाजीवाद समाज के लिए एक बोझ मानता था। यह भी विचित्र है कि हिटलर के सत्ता में आने से पहले उन्होंने सामाजिक विद्रोह करने के लिए जेल में समय बिताया था और वहां पर कहा जाता है कि उन्होंने रेशनल हाइजीन पर कई निबंध पढ़े थे। तब से भविष्य के नाजी नेता का मानना था कि जर्मनी केवल फिर से मजबूत होगा अगर राज्य जर्मन समाज के भीतर रेशनल हाइजीन और यूजेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए थे। कंसंट्रेशन कैंप्स में जुड़वा बच्चों पर अन्य प्रयोग किए गए थे और उनका उद्देश्य जेनेटिक्स और यूजेनिक्स के संदर्भ में जुड़वा बच्चों के बीच समानता और अंतर दिखाना था। वे यह भी देखना चाहते थे कि क्या मानव शरीर को प्राकृतिक विरोधी तरीकों से हेरफेर किया जा सकता है, जैसा कि कहा गया है। यूजेनिस्ट जोसेफ मेंजल, जो इन प्रयोगों के नेता थे, जिन्होंने 1500 से अधिक जोड़े जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किए थे, जिनमें से केवल 200 जीवित बच्चे थे। ऑशविट्ज़ में उन्होंने उम्र और लिंग के आधार पर वर्गीकृत कर जुड़वा बच्चों पर जेनेटिक प्रयोगों का आयोजन किया, उन्हें बैरक में बंद कर दिया और उनकी आंखों में रसायनों को इंजेक्ट करना, यह देखने के लिए कि क्या वे रंग बदलते हैं, से लेकर एक साथ जुड़ने के प्रयास में सिलाई करने तक, ताकि सियामी जुड़वा बनाए, सभी प्रयोग किए।
हालांकि मानवता के खिलाफ ये दुर्व्यवहार और अपराध अतीत में ही नहीं है। अभी चीन सभी प्रकार के जेनेटिक म्यूटेशंस कर रहा है जो कि समाज के अधिक जागरूक नागरिकों के लिए नैतिक रूप से संदिग्ध हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं का उल्लंघन करके और उत्पीड़न में संलग्न होकर नास्तिक मैटीरियलिज्म को भड़काने का क्रूर कार्य भी लिया गया है, जैसे कि बौद्ध धर्म, ताओवाद, ईसाई और कन्फ्यूशीवाद सहित कई धर्मों के मामले में फालुन गोंग के धार्मिक समुदाय उत्पीड़न का उल्लेख नहीं करना, जो 1990 के दशक के अंत में चीन में बेहद लोकप्रिय हो गया। क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार को डर था कि फालुन गोंग का अभ्यास करने वालों की बढ़ती लोकप्रियता लोगों की चेतना को जागृत कर देगी। इस धार्मिक व्यवस्था के एरेडिकेशन को निर्मम उत्पीड़न, यातना और हत्याओं के माध्यम से किया गया। इससे हमें यह एहसास होता है कि नास्तिकता और कम्युनिज्म में निहित इस उत्पीड़न का उद्देश्य तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि नैतिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य मानकों का पालन नहीं किया जाता। वास्तव में अगर हम यह इंश्योर नहीं करते हैं तो वास्तविक आपदा सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी आत्मा को खो देंगे, जैसा कि चीनी कम्युनिस्ट सरकार के उसके लोगों के खिलाफ काम करने के परिणाम स्वरूप हो रहा है। इसके अलावा यह अब अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मानव जीन संपादन करने वाला पहला देश है। सही मायने में हम एक वैश्विक युगीन कार्यक्रम के निर्माण से सिर्फ एक कदम दूर हैं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा प्रचलित से भी कई गुना ज्यादा आगे। किसी भी शक के बिना हमारे आध्यात्मिक सिद्धांतों में निहित स्वतंत्रता शक्तियों द्वारा तेजी से प्रतिबंधित की जा रही है। उनका उद्देश्य आत्मा चेतना से जुड़ी किसी भी चीज को लूटना है और दुनिया भर में नास्तिकता का बीजारोपण करना है। जब तक वे हमारे डीएनए में एक तिहाई स्ट्रैंड जोड़ते हैं जो हमें अपने लिए सोचने और महसूस करने से रोकेंगे, हमें जेनेटिक संपत्ति के एक टुकड़े में बदल देंगे जो कि ग्रह पर शासन करने वाले बियो टेक्नोलॉजी निगमों द्वारा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित होता है। काफी संख्या में लोगों का मानना है कि हम एक धार्मिक युग के बाद रह रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि धर्म एक बाधा है जो किसी भी योग्य आध्यात्मिक मैनिफेस्टेशन में बाधा डालता है। इस बीच विश्वास के पाखंडी तथाकथित पुजारियों ने खुद को पीडोफिलिया और सैटनिज्म के लिए समर्पित किया है, जो बाल दुर्व्यवहार और डेप्रिवेशन में एंगेज्ड है। कंज्यूमरिस्ट मैटीरियलिज्म समाज में धर्म के अवमूल्यन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि यह आध्यात्मिकता को प्रभावित करता है और नास्तिकता का पक्षधर है, जो ऐतिहासिक रूप से बोले तो हाल ही की एक बड़ी घटना है। बीजिंग चर्च और धार्मिक समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण का भी अभ्यास कर रहा है। इस प्रकार कई चीनी पुजारी, जो सांस्कृतिक क्रांति के पुनरुद्धार के साक्षी हैं, समझते हैं कि कम्युनिस्ट सरकार अब 1980 के दशक की तारीख में एक परियोजना की तैनाती कर रही है। इस कम्युनिस्ट नास्तिक रोल आउट के संबंध में चीन के वर्तमान राष्ट्रपति ने दावा किया कि चीनी चर्च राज्य की संपत्ति है और 2018 में लागू किए गए अपने नए धार्मिक कानून के अनुसार धर्म आतंकवाद, जातीय और राष्ट्रीय विभाजन का एक संभावित स्रोत है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऊपर से नियंत्रण तभी संभव होगा जब नागरिक कम्युनिस्ट बनेंगे और खुद को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेताओं के अधीन करेंगे। Eventually they brought up the people that were still alive and they said they're going to take them to hospital. So we found out later, of course, there wasn't such a thing as a hospital there. Yes, there was a small hospital there for a German officer, a doctor, Dr. Mengele, that played with babies, with children's lives. Like give him an injection, throwing a baby in ice cold water, doing an operation on the baby, all to see how long that baby will live. And I'm talking about a doctor that swore to save life, and here he's killing babies and children and even grown-ups, playing with their lives. I'll never understand it, how a human being can do that.
डीएनए मॉलिक्यूल्स और उनके महान लाभों का रहस्य, जो हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बुद्धि वाले प्राणियों से विरासत में मिला है, एक बहुत ही सामान्य मुद्दा है। फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं, यह शुरुआत से ही विवादास्पद था कि पहले एलियन यूजेनिसिस्ट्स ने हमारी 12 में से 10 स्ट्रैंड्स लूट ली जो हमारे पास थीं, 2 हेलिक्स के साथ हमें छोड़ दिया। अधिक चौंकाने वाला यह भी तथ्य यह है कि उन 10 अधिशेष फिलामेंट्स को जीवन की पुस्तक के साथ एन्क्रिप्टेड किया गया है, जो एक एनसाइक्लोपीडिया के समान है, और यह दर्शाता है कि हमारे जीनोम के अंदर कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। बहरहाल, आधुनिक समय के वैज्ञानिकों ने लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाया और इसे जंक डीएनए करार दिया है। वे नहीं चाहते कि हमें एहसास हो कि हमारा डीएनए बेहद उपयोगी है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में बहुमूल्य जानकारी होती है। यह ध्यान देने योग्य है कि भावनात्मक तनाव को दूर करने के लिए और स्वस्थ शरीर या जीवन के तरीके के लिए अपने शरीर को फिर से संरेखित करने के लिए इस जानकारी तक पहुंचने की प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता है। पूरी निपुणता के साथ जोड़तोड़ और अंधेरे मनोविज्ञान के योजनाबद्ध स्वामी गुप्त रूप से और एक मैचिअवेलियन तरीके से काम करते हैं, यह गारंटी देते हुए कि उनके हर एक जनादेश को भीड़ के विशाल झुंड द्वारा पालन किया जाएगा। वे जानते हैं कि हमारी भावनाओं, चिंताओं और आशंकाओं का सबसे अच्छा लाभ कैसे उठाया जाता है, और इस हेरफेर का उपयोग करते हुए वे जनता को नियंत्रित करते हैं, जैसे वे इस गैर घातक वायरस के साथ कर रहे हैं। इस बीच सो रही जनता का मानना है कि यह एक नश्वर वायरस है और कथित तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए किसी को भी इन आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसलिए बड़ी बेईमानी के साथ ये ठग लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को उनके आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं, और उनका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रेरक शर्तों का पालन करता है, बिना परवाह किए कि इसे हासिल करने के लिए क्या करना होगा। सोललेस व्यक्ति सिद्धांतों से रहित हैं। भयानक प्लेग की अपनी घोषणा के बावजूद वे इस बात पर ध्यान देने या विचार करने से भी इनकार करते हैं। एकमात्र सच यह है कि सबसे बड़ी महामारी जो हम अनुभव कर रहे हैं, दर्द और पीड़ा की महामारी है, संयुक्त भयावह आर्थिक संकट और अकाल के साथ, जो हमने कभी नहीं देखा था। यह इस तथ्य को नहीं गिना रहा है कि इस कथित महामारी के दौरान मौतों की तुलना में कहीं अधिक आत्महत्याएं हुई हैं, जिसने कई तरह की अन्य विकृतियों और मनोरोग विकारों को भड़काने के अलावा नौकरी के नुकसान और ट्रॉमेटिक तनाव बढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया है, जो लाखों लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। यह स्पष्ट है कि वे सामूहिक रूप से सामूहिक साइकोसिस, डेसोलेशन और मृत्यु करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हमें हर चीज के प्रति अधिक संवेदनशील और भयभीत करना चाहते हैं। यह हमें यह महसूस करने में सक्षम करता है कि सैटेनिक साइकोपैथ्स द्वारा हमारे ऊपर लगाई जा रही सोशल इंजीनियरिंग ने अपने उद्देश्य को भ्रामक मैचिअवेलियन तरीकों का उपयोग करके प्राप्त किया है, जो अंधेरे मनोविज्ञान में निहित हैं, जो भीड़ के झुंड द्वारा आज्ञाकारिता की गारंटी देते हैं, घबराहट पर काबू कर जो कुछ भी वे कहते हैं उसका पालन, सर्वस्व का पालन करते हैं। वैश्विक नियंत्रण के इस अभ्यास में गैसलाइटिंग शामिल है, जो मनोवैज्ञानिक हेरफेर के सबसे घातक रूपों में से एक है, क्योंकि इसका उद्देश्य पीड़ित को अपनी खुद की स्मृति पर संदेह कराना है, जो कि वास्तविकता में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वे हवा से भी झूठ को निकाल लेते हैं, शायद किसी ऐसी चीज से संबंधित है जो वास्तव में हुआ है। फिर भी वे शिकार को लगता है कि वे चीजों को सही ढंग से याद नहीं कर रहा है, या वे अपना दिमागी संतुलन खो रहा है, क्योंकि वे पीड़ित की यादें और धारणाएं बारे में संदेह बोते हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए जो सब कुछ जोड़ तोड़ करने वाला उन्हें विश्वास दिलाना चाहता है। जनता को हेर फेर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यह तकनीक स्टॉकहोम सिंड्रोम के समान है, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया जिससे बंधक या अपहरण का शिकार उनके कैप्टर के साथ एक जटिल संबंध और मजबूत बंधन विकसित कर लेता है। यह सिंड्रोम बढ़ रहा है, जबकि मानसिक रूप से अभावग्रस्त मनोरोगी अपने अंधेरे मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए हमें अपने पड़ोसियों से घृणा करने के लिए उकसाते हैं, सामाजिक टकराव पैदा करते हैं, ताकि मानवता अंततः खुद को कल्चरल एनस्लेवमेंट से वशीभूत पाती है।
संक्षेप में न्यूरोलिंग्विस्टिक्स संबंधी प्रोग्रामिंग, जिसमें एक सूडो साइंटिफिक दृष्टिकोण और ब्रेन वॉशिंग शामिल है, जो मिलिशियसली कठपुतली सरकारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, और बिके हुए मीडिया जो प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं ताकि निर्णय जो नहीं आ रहा है एक आसन इलाज के नाम पर किया जाए, खासकर जब से वे चारों दिशाओं में चिल्ला रहे हैं कि एक दूसरी लहर आ रही है और हमें लॉकडाउन जारी रखना चाहिए, अपराधियों जैसे हाउस अरेस्ट में रहना चाहिए। क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मानवता इस बात से अवगत होगी कि इससे पहले कि हम सबका सफाया कर दें, इस विशाल अंतर को समाप्त करना होगा? या हम सोते ही रहेंगे क्योंकि हम अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक वैक्सीन के माध्यम से जो हमें रोबोटिक ज़ॉम्बीज में बदल देगी, एंटी लाइट की सेवा में और बिना विचारों और हमारी भावनाओं के बिना? हमारे अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम जो भी संभव है वह कर रहे हैं ताकि लोग जागें और यह सत्यापित करें कि हम जो कह रहे हैं वह मनगढ़ंत नहीं है, सच है और प्रलेखित है। इस कारण से हमें अपने मानस को खोलने और अपने तर्क और विवेक का विस्तार करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अब किसी भी क्षण हमें सबसे अधिक आश्चर्य होगा जब वे हमें बताएंगे कि पूरी दुनिया को अपने घरों में बंद रहना होगा, मास्क के साथ, जबकि लाखों लोग डर और अन्य विकृति की वास्तविक महामारी से मरेंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है कुख्यात गैर घातक वायरस से। इस प्रकार सबसे अच्छी बात हम इन हृदयहीन सोललेस मनोरोगों की अंधेरे विनाशकारी ऊर्जा का मुकाबला करने के लिए हमारी ऊर्जावान आवृत्ति को बढ़ाकर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कंपन क्षेत्र को बढ़ाना हमारी आत्मा और हमारे साथी मनुष्यों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का एकमात्र तरीका है। हमारे कार्यों के माध्यम से प्रकाश की ये ऊर्जा उत्साह और सकारात्मक स्नेह में बदल जाएगी, जो कि हमारे व्यवहार के स्वच्छ होने पर उपचारक हैं और हम एक अच्छा उदाहरण सेट करते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों पर प्रार्थना और गहन ध्यान आगे बढ़ने के सबसे प्रभावी तरीके हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन शक्तियों को मिटाएं जो एंटिटीज को परछाइयों से जोड़ती हैं, जो हमारे जीवन और दूसरों के साथ संबंधों को इतना नुकसान पहुंचा रही हैं। यदि हम वास्तव में आत्म सुधार के लिए तरस रहे हैं तो हमारे भाग्य को बदलने का एकमात्र तरीका जस्ट बनने का प्रयास करना है, ताकि अत्यंत आग्रह के साथ विकसित किया जा सके। ऐसा करने के लिए हमें रैटाइल मस्तिष्क या सेरिबेलम के एमिगडला को निष्क्रिय करने की आवश्यकता है, जो उन्होंने हमारे सहस्राब्दियों पहले हमारे अंदर डाला था। यह वृत्ति अशिष्टता और इसके विपरीत का अंडरलाइंग कारण है जिसने मानवता को उलझा दिया है। छाया के अनकंडीशनल नौकर होने के प्रभावों को देखे बिना लोग बहे जा रहे हैं, और जब तक यह होता है तब तक वे सबसे कीमती संपत्ति खो देते हैं, जो हमारी आत्मा चेतना है। अभी अपने मनोवैज्ञानिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मा आधारित स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे तुरंत नियोकॉर्टेक्स या सोच मस्तिष्क को सक्रिय कर दे, जो हमें तर्क, विचार और विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि चीजों को कैसे किया जाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को शांति से व्यक्त कर सकें और अपने अधिकारों के अनुसार हम स्वतंत्र लोगों इस गैर घातक वायरस के कारण हम पर लगाए जा रहे सभी उपायों का विरोध करने के लिए रीजन और बुद्धिमत्ता का उपयोग करें, क्योंकि यह दुनिया भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनोरोगियों, सोशियोपैथ्स और पीडोफाइल्स के डाकुलीन अब गुप्त रूप से काम नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वे अपना मुखौटा उतार रहे हैं और खुलासा कर रहे हैं कि वे वास्तव में कैसे हैं। वे एक ही उद्देश्य के लिए निर्देशित सैडिस्ट, टॉक्सिक, असंवेदनशील प्राणी हैं जो हर कीमत पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वे क्रूरता की उस हद तक आनंद लेते हैं जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा है। हम उन दर्शकों को भी याद दिलाना चाहेंगे जो हमने पिछले डॉक्यूमेंट्रीज में उल्लेख किया है। हमारे कुछ वीडियो दुनिया भर के अन्य चैनलों के साथ साथ सेंसर और वेब से हटाए जाते हैं, जो आधिकारिक कथा को चुनौती दे रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के मूल संवैधानिक अधिकार अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बहुत आक्रामक सेंसरशिप का विरोध कर रहे हैं। इस कारण से हम बिटशूट पर भी पाए जा सकते हैं और हम इस जानकारी को साझा करने और फैलाने में आपके ईमानदार समर्थन चाहते हैं। हालांकि लंबे समय तक इन इंडिस्पेंसेबल
फ्री डॉक्यूमेंट्रीज को उन लोगों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचने के लिए बनाया गया था जो आत्म सुधार के लिए जागने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि बर्बाद करने के लिए अधिक समय नहीं है। आइए आशा करते हैं कि इस महान धर्म युद्ध में हमारे साथ आने वाले सभी लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्रता को व्यक्त करना बंद नहीं करेंगे, ताकि वे जल्द ही हमें 0 पॉइंट ऊर्जा की अनंत तकनीक तक पहुंच प्रदान करें, जो हमारे स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ईश्वर प्रदत्त अधिकार है जो हम सभी को प्राप्त है। लौकिक और सार्वभौमिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए जो हमसे संबंधित हैं, हम दर्शकों को भी याद दिलाना चाहेंगे कि गलतियों और अहंकार पर ध्यान देना मौलिक है और इससे हमारी सोई हुई चेतना या आंतरिक प्रकाश को जागृत करना आसान होगा। दिव्य और ब्रह्मांडीय कानून की मदद से यह आत्मनिरीक्षण हमारे भाग्य को बदल देगा। जैसा कि हमने कई अवसरों पर समझाया है कि मानवता की नीति उसके इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे पर है और हमें बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है कि क्या हम सत्य, दान, बुद्धिमत्ता और प्रेम के प्रकाश की ओर शिफ्ट होंगे या ज़ोंबीफिकेशन और अनियंत्रित रोबोटिज्म के अंधेरे की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता है कि वे सबसे अच्छा क्या मानते हैं। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हम निस्वार्थ भाव से उनका साथ दें। उनकी आकांक्षाओं और दूसरों के लिए प्यार के आधार पर हमारे दर्शकों को उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो पीड़ित हैं, जो कि यहाँ दर्द और बाधा के भयानक कर्म को कम करने में मदद करेगा जो मानवता स्थायी है, एक हद तक जो पहले कभी नहीं देखा गया है। इन विकट परिस्थितियों को रोकने के लिए हमें अपने पक्ष में यूनिवर्सल जस्टिस टिप का पैमाना बनाना होगा।